नमस्कार मित्रों, आज जो कुछ बात करनी थी, जो अभी भारतवर्ष में जो एक नई शुरुआत हुई है या जहां पर पुराने नोट्स को वापस किया गया है और नए नोट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, नए नोट्स इकोनॉमी में दिए गए हैं, उसके संबंध में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और ये एक पहला मौका है हमारी जनरेशन को कि जो हम ये समझ पा रहे हैं कि रियल इकोनॉमिक्स क्या है, असल में अर्थशास्त्र क्या है जो धरातल में चलता है। हमने तो अर्थशास्त्र किताबों में पढ़ा, लेकिन ये अर्थशास्त्र ऐसा आ गया कि जिसे हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो अभी मैं जो जितने भी वार्तालाप या जितने भी डिस्कशंस देख रहा हूँ, या जो भी इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिटी या जो आम आदमी की भी जो समस्याएं आ रही हैं, वो यही समस्या आ रही है कि लोग बीच में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये समस्या शुरू कहाँ से हुई और इसका निदान क्या है। तो इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया है और मैं काफ़ी पहले से इस पे बात कर रहा था। आज मैं थोड़ा सा आपके विस्तार से इस पे बात करूँगा कि एक कॉन्सेप्ट है मा मीन्स मनी, अकाउंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। मनी, अकाउंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी ये समझने का ज़रूरत है कि ये इकोनॉमिक्स में मुद्रा कैसे आई, मुद्रा हटाई कैसे जा रही है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, आपको इसके शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले और एक अपने प्रोग्राम में बोला था, वो ये था कि स्टेज वन हमारा ये ह्यूमन जीवन यहाँ कैसे शुरू हुआ, ह्यूमन लाइफ कैसे शुरू हुई। ह्यूमन लाइफ पृथ्वी में शुरू हुई, इस प्लैनेट में शुरू हुई कैसे? क्योंकि ये जो तीन की एलिमेंट हैं, वाटर, एयर और लैंड, ये तीन महत्वपूर्ण साधन हैं जो जीवन के लिए उपलब्ध थे और इनकी कोई कीमत नहीं है। दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। तो क्योंकि ये तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, जिसने जीवन को जन्म दिया और जहाँ से जीवन आगे बढ़ता है। तो यहाँ स्टेज वन से हम आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गए। तीन स्टेज में तीन चीज़ें हमारे पास नेचुरल हैं कि पानी है, हवा है और ज़मीन है, जिससे हमारा जन्म हो सका और हम जिसमें आगे बढ़ रहे हैं, हम जिंदा हैं। दूसरी स्टेज क्या आई? यहाँ पर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेता हूँ कि समझिए कि जब दुनिया शुरू हुई तो 5 आदमी थे, 1 2 3 4 5, 5 लोग थे, आदमी औरत। 5 में से क्या हुआ कि सारे कमा रहे हैं, सारे खा रहे हैं, सबका घर चल रहा है, सब लोग आराम से चल रहे हैं। लेकिन जब ये बढ़ा, जब ग्रोथ हुई, ये 5 जब बन गए 50 या 500 या 5000 या 5 लाख, मतलब जैसे ग्रोथ हो गई, आज दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन, 750 करोड़। तो ये तो कहीं ना कहीं 0 पॉइंट से शुरू हुई, ठीक है। तो जब ये बढ़ती गई तो बढ़ते क्रम में क्या हुआ कि जब स्टेज सेकेंड आई, स्टेज सेकेंड आने पे आपको लीडरशिप की ज़रूरत हो गई। एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो क्या हुआ कि जब हम छोटे थे तो कोई, अभी आजकल के में आप लोग देख रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली का भी बंटवारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सब लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और जॉइंट फैमिली के अंदर उनको कुछ प्रॉब्लम भी है, फ्रीडम नहीं है या उनकी प्राइवेसी नहीं है। ये सारे पहलुओं को लेकर के लोग चाहते हैं कि हम अलग जीवन जिएं। तो उसमें भी लीडरशिप की भी बात आती है कि कौन डिसाइड करेगा क्या करना है। तो जब हमारे समूह के अंदर प्रॉब्लम होने लगी इन संसाधनों को लेकर के या इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के या ह्यूमन सर्वाइवल को लेकर के, तो क्वेश्चन आ गया लीडरशिप का, नेतृत्व का। लीडरशिप हर तरीके का, पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एवरीथिंग। तो लीडरशिप में क्या हुआ, इसी एग्जाम्पल को हम लोग
जारी रखते हैं कि अब ये 5 आदमी क्या बन गए कि इसमें 1 और 2, ये 2 बन गए आपके लीडर या गवर्नर, और 3, 4 और 5 ये 3 आदमी बन गए आपके पब्लिक या फॉलोअर। तो क्या हो गया, पहले ये 5 अलग अलग काम कर रहे थे, अब 5 में से 2 जब नेता हो गए तो उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, ज़्यादा दे दी गई, जिससे कि पूरी व्यवस्था को उनको बनाना है, व्यवस्था को आगे चलाना है। तो जब वो काम दे दिया गया तो इन 3 लोगों को अब इनको फीड करना पड़ेगा, इनको फीड करना पड़ेगा, मतलब उनके खाने की व्यवस्था उनको करना पड़ेगा। तो जब कोई मेरे खाने की व्यवस्था करेगा तो या तो वो स्वेच्छा से करे या उसके ऊपर ज़बरदस्ती डाल दिया जाए, या इसको ऐसा कर दिया जाए कि आपको कानूनन या किसी नियम के तहत करना ही पड़ेगा। तो वो करेगा इस मामले में कि उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, एक भार दे दिया गया कि अब अभी समझो यहाँ पर सबको 2-2 किलो अनाज प्रोड्यूस करते थे, 10 किलो अनाज होता था, सारे लोग प्रोड्यूस करते थे, सारे खाते थे। अब अनाज की रिक्वायरमेंट है तो 10 केजी ही, आदमी 5 हैं, लेकिन अब काम कर रहे हैं 3, 2 ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि 2 को करना है दूसरा काम, आपके लिए नया डेवलपमेंट का, विकास का रास्ता करना है। तो अब इनको प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी और इनको इसी प्रोडक्शन में से लीडरशिप को या जो गवर्नर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस सोसाइटी को चलाने के लिए, उस व्यवस्था को चलाने के लिए। तो जब तक ये बार्टर सिस्टम था, आप लोगों ने बार्टर सिस्टम सुना होगा, बार्टर सिस्टम मतलब था कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़, आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, मैंने आपको गेहूं दे दिया, आपने चावल ले लिया। लेकिन ऐसी एक सिचुएशन आ गई कि जहाँ पर एक गाँव में केवल चावल ही चावल है, सब्जी वाला नहीं है, एक गांव में केवल सब्जी ही है, चावल वाला नहीं है। तो अब उस गांव का भरण पोषण कैसे हो? तो ऐसी कुछ ज़रूरतें आ गई कि जब हम अब 3rd स्टेज में एंट्री कर रहे हैं तो 3rd स्टेज में आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ 3rd स्टेज में क्या हुआ, लॉ बन गया, इंस्टीट्यूशन आ गए और आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ गई, नोट्स की ज़रूरत पड़ गई। करेंसी का काम क्या हुआ, करेंसी बिकम्स मीन्स, इसका काम ही है केवल एक्सचेंज, कि मैं 100 रुपया दूंगा मेरे को सब्जी मिल जाएगी, मैं 50 रुपया दूंगा मेरे को दूध मिल जाएगा, मैं 200 रुपया दूंगा मेरे को सिनेमा घर का टिकट मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको खा नहीं सकता। मेरे जेब में अगर पैसे हैं तो पैसे से मेरा पेट नहीं भर सकता। तो करेंसी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, करेंसी इज ए मीन्स टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ तक बात हो गई। अब हम इसके आगे चलते हैं, ये मैंने पहले भी बात की थी, अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। जो मुझे बात करनी है कि जब ये करेंसी का सिस्टम आ जाता है तो कैसे काम करता है, और आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो अभी हो रहा है या जो जिसके पक्ष और विपक्ष में हर तरीके की बातें उठ रही हैं, तो इस माहौल में हमको समझना ये ज़रूरी है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये शुरू कहाँ से हुआ। अब आप देखिए, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ही RBI है, ठीक, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस फंक्शन, जो वित्त मंत्रालय होता है, वो वित्त मंत्रालय सारा देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय की सलाह पे RBI नोट छापती है, करेंसी प्रिंट करती है, ठीक है। अब ये वित्त मंत्रालय कैसे सलाह देता है, इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं। दुनिया आज एक हो चुकी है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वो देश की इकोनॉमिक परिस्थिति है, GDP है, ये सारे आंकड़े, सारे स्टैटिस्टिक को सामने रख करके एक सरकार या उसका वित्त मंत्रालय सेंट्रल बैंक को एडवाइस करता है कि भाई आप इतनी करेंसी या इतने नोट छाप लीजिए। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि समझिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला कि आप 100 करोड़ रुपए प्रिंट कर लीजिए। अब वो क्वाइन के फॉर्म में है, या 100 रुपये का नोट है, या 50 का है, या 500 का है, या 200 का है, ये पूरी एक कैलकुलेशन डिटेल्ड उनके पास होती है और उसका एक आधार होता है और उसके पास करते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। तो जब आपकी करेंसी प्रिंट हो गई,
तो करेंसी इसके बाद सर्कुलेशन में कैसे आई और इस करेंसी की मालिक सरकार कैसे हुई? क्योंकि ये जब करेंसी है ये तो इसकी लाइबिलिटी है। केवल एक प्लेन पेपर ने सरकार ने या गवर्नर ने ठप्पा लगा दिया कि मैं आपको इस पे इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूं, तो वो करेंसी बन गई, मतलब एक सरकार की गारंटी हो गई। ठीक है, तो वो पब्लिक की ओनरशिप में कब आएगा? क्रेडिट इकोनॉमी है, वो क्रेडिट का पार्ट है। पब्लिक में आया कि जब आपके इन्होंने कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक ने अपनी कमोडिटी के बदले में अपने प्रोड्यूस एंड सर्विसेज के बदले में जब इनको एक्सचेंज करना शुरू किया तो उनके हाथ में करेंसी आने लगी। अब इस करेंसी की या इस नोट की ओनरशिप सरकार के हाथ में कैसे गई? सरकार यहाँ पर ट्रेजरी बिल इशू करती है। ट्रेजरी बिल 3 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये एक ट्रेजरी बिल सरकार सेंट्रल बैंक को दे देती है, सेंट्रल बैंक उसकी ओनरशिप दे देता है सरकार को। अब सरकार के पास पैसा आ गया। इस तरीके से सारा एक कागजों का गेम है। ये एक कागज़ के ऊपर ये सारी जो दुनिया मेरे हिसाब से जो चल रही है, और ये सबका अपना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है और व्यक्तिगत जीवन जीने की कला होती है। ये सारी दुनिया उधार की ज़िंदगी है। हमारे लोग कहते भी हैं 4 दिन की ज़िंदगी फिर अंधेरी रात है। तो ये सारी उधार की ज़िंदगी है। तो ये जो फाइनेंशियल जो वित्तीय व्यवस्था है, ये भी सब उधार की व्यवस्था है। ये सारी क्रेडिट इकोनॉमी है। मैं एक बात हर किसी से पहले पूछता हूँ कि ये बताइए कि पहले आदमी आया या पहले पैसा आया? मुझे कोई भी आदमी ये नहीं आके बोलता कि पहले पैसा आया। तो इट मीन्स कि जब हम पहले आए तो हमने ही ये बनाया। किसी ने पहले आकर के ये सिस्टम को, इस व्यवस्था को चालू किया। तो उस मोड़ को समझना ज़रूरी है। तो जब यहाँ पर इसका मालिकाना हक आ गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ये पैसा पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है बाय वे ऑफ स्पेंडिंग, खर्चा करके। खर्चा कैसे करती है? एक्सपेंसेस करती है गवर्नमेंट। एक्सपेंसेस कैसे करती है? गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। इन हर चीज़ आइटम में गवर्नमेंट खर्चा करती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि जब करेंसी ये 100 करोड़ जब प्रिंट हुए तो ये वाइट थे, ये नंबर 1 के थे। तो ये सिस्टम में आते आते ब्लैक कैसे हो गए? मेरे को नहीं समझ में आता कि करेंसी का कोई कलर होता है। करेंसी तो करेंसी है, उसका तो वाइट क्या ब्लैक क्या। लेकिन जो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिस पद्धति से वो उस करेंसी का या उस नोट का या उस मुद्रा का चलन होता है, वो पद्धति के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जब ये 100 करोड़ आपके सिस्टम से जनरेट हुए तो फिर ये ब्लैक कैसे हो गए? अब मुझे जो समझ में आया है मैं वो बात करता हूँ कि ये ब्लैक कैसे होते हैं। ब्लैक सर ऐसे होते हैं कि इन सब चीज़ों पे सरकार को खर्चा करना है। सब्सिडी है, सोशल वेलफेयर स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी कुछ चीज़ें वो परचेज करेंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सरकार ने समझो 50 रुपए की चीज़ है, वो सरकार ने 100 रुपए की खरीद ली, उसकी कीमत है 50 और ख़रीद ली 100। तो पैसा तो ट्रेजरी से, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से या गवर्नमेंट के खजाने से निकला 100 रुपया, लेकिन माल कितने का मिला? 50 रुपया का। तो 50 रुपया तो यहीं पे ब्लैक हो गया साहब। ये मेरा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि इसका ओरिजिन तो सिस्टम से ही होता है। और इसके लिए मेरे पास जो एग्जाम्पल है या जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने काफ़ी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मैंने ये आरबीआई का निकाला हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2015-16। इसके आप इनकी आरबीआई की वेबसाइट में जाएंगे तो सब कुछ है। यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 132 है, इसमें आरबीआई की बैलेंस शीट है। आरबीआई की बैलेंस शीट है कि उन्होंने कितने नोट छापे हैं और उन्होंने कहाँ पर वो नोट हैं। लाइबिलिटी और एसेट पूरा हिसाब आरबीआई की वेबसाइट में, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में है, मतलब सेंट्रल बैंक की एनुअल रिपोर्ट में है। इसी तरीके से उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी है।
तो आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास पूरा हिसाब है कि उसने कहाँ उसके नोट गए हुए हैं। लेकिन जब सरकार के पास ये ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है ट्रेजरी बिल के माध्यम से, और सरकार ने जब ये पैसा खर्चा किया हुआ है, उसका हिसाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने ये निकाले 800 पेज के डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीज़न। इस रिपोर्ट को पूरा मैंने पढ़ लिया, मुझे कहीं भी ये 2 पेज की बैलेंस शीट नहीं दिखती। कहीं भी मुझे 2 पेज का बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट गवर्नमेंट का नहीं दिखता। तो मैं कैसे मान लूं, या आप कैसे मान लें कि ये ब्लैक मनी कहां से आई? हम लोग तो बीच के टैक्स की जो चोरी हो रही है वो तो बीच के रास्ते की बात है। लेकिन पहले वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा आया कैसे? वो तो सिस्टम, सरकार के सिस्टम से ही आया। तो वहाँ पर ही क्या हुआ कि उसी टाइम पे जो चीज़ 50 रुपए की थी वो चीज़ 100 रुपए में या 70 रुपए में या 80 रुपए में खरीदी गई। तो ओरिजिन के टाइम पे ही जब शुरुआत हुई, शुरुआत में ही ये पैसा कुछ एक लोगों के हाथों में चला गया, आधा या आधे से कम, और बैलेंस 50% आपका सिस्टम में आया। ये मेरी हाइपोथेटिकल फिगर्स है, मैं फिगर में इतना नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों के पास सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं, वेबसाइट्स में अवेलेबल हैं, ज़्यादा डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब ये 50% ऑलरेडी प्राइवेट हैंड्स में, उसमें या तो पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, उसके हाथ में चला गया, तो जबकि ये गया और ये आपने 100 रुपए की चीज़ 200 में बेची या 50 की चीज़ 100 रुपए में बेची, तो वो जो बाकी का 50 ले लिया वो तो आपने किसी और आगे को ट्रांसफ़र किया नहीं, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो थी 50, रोड बनाने का खर्चा तो था 50 और गवर्नमेंट से ले लिया 100, तो बाकी 50 तो आप किसी को दोगे नहीं। आप तो बाज़ार में काम कराओगे, जितने में काम होता है, तो आपने तो खर्चा किया 50, और ये 50 जो आपको एक्स्ट्रा मिल गए गवर्नमेंट से, ये तो 50 ब्लैक हो गए। तो ब्लैक मनी तो स्टार्ट यहाँ से हुई। फिर क्या हुआ कि जब इसका मूवमेंट हुआ, ये 50% जो गया, बाकी जिसने ये रोड बनाई उसके हाथों में गया, तो यहाँ से फिर ट्रेड शुरू हुआ, बिजनेस शुरू हुआ। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ आपका डोमेस्टिक मार्केट शुरू हुआ, घरेलू व्यापार शुरू हुआ, यहाँ से आपने सर्विसेज शुरू हुई, यहाँ से आपका प्रोडक्ट शुरू हुआ, खेती का काम चला, सब कुछ चला। तो जब ट्रांजैक्शन चला तो आपको इसमें प्रोड्यूस के ऊपर जो टैक्स लगता है, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है, आपको सेल टैक्स मिलना शुरू हुआ, आपको वैट मिलना शुरू हुआ, आपको एक्साइज मिलनी शुरू हुई, आपको इनकम टैक्स मिलना शुरू हुआ, वो सारा शुरू हुआ। तो अब आप देखिए इन नंबर्स को कि यहाँ पर क्या फंडामेंटल भूल क्या हो रही है, मूलभूत समस्या कहाँ हो रही है कि गवर्नमेंट ने जो 100 करोड़ एक एस्टीमेट किया था कि इस पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था के लिए इतने पैसों की, इतनी लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो पहले दिन से ही वो शॉर्ट सप्लाई हो गई, पहले दिन से ही वो पैसा बाजार में उतरा ही नहीं, तो क्राइसिस तो पहले दिन से हो गई। ठीक, दूसरा, उसी करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू एस्टीमेट किया था कि अगर इतनी करेंसी बाजार में चलेगी तो मुझे इतना ट्रेड होने से मुझे इतना रेवेन्यू आएगा, जिससे मैं आगे के खर्चा अपना चलाता रहूँगा। तो जबकि वो पूरा पैसा नहीं गया सिस्टम के अंदर लोगों के पास, तो ट्रेड भी कम हुआ। तो जब ट्रेड कम हुआ तो उनको टैक्स भी कम मिला, तो गवर्नमेंट दोनों तरफ से डेफिसिट में आ गई। एक तो उस मनी की शॉर्ट सप्लाई हो गई और दूसरा उसके रेवेन्यू की शॉर्ट सप्लाई हो गई। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि ये दूसरा हमने कवर किया। और मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी रिसर्च की, अभी आपको ये दिखाऊंगा कि ये एक बैलेंस शीट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमिश्नर नगर निगम गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुझे बैलेंस शीट मिली है। मुझे एक ही बैलेंस शीट मिली है जिसकी की बैलेंस शीट है, मतलब एक ही फाइनेंशियल हैं जिसकी बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज साइड है, इनका एसेट साइड है, पूरा हिसाब है। तो मेरा ये कहना है कि पूरा हिंदुस्तान या पूरा भारत देश 2 ही जगहों में उसको परिभाषित है, या तो वो गांव में है या तो शहर है। जो गांव में है वो पंचायत में है, और जो शहर में है ये वो नगर पालिका में है या वो महानगर पालिका में है। तो दोनों जगहों का हिसाब की बैलेंस शीट हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? और जब तक ये खाता, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब तक ये हिसाब
हिंदुस्तान में बनना नहीं शुरू होगा, किसी भी तरीके का कोई भी समाधान ये बहुत टेम्परेरी होगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा। आपके लॉन्ग टर्म में आपको मतलब आगे जा कर के आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये का था ब्लैक में, अब जाके 2000 रुपये वाला हो जाएगा ब्लैक में। जब तक कि आपका ओरिजिन में कंट्रोल नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपया खर्चा किया तो कहाँ खर्चा किया। आज एक सड़क साल में 3-3 बार बनती है, जबकि उसकी सड़क की लाइफ है 5 साल, 10 साल, 20 साल। इसी तरीके से कर्नाटका के मैंने देखा, कर्नाटका के कुछ एक गांव हैं जो ग्राम पंचायत की भी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट मतलब होता है कि आपकी जो देनदारी है और लेनदारी है उसका हिसाब रखना। तो ये कर्नाटका के भी कुछ गांव पंचायत बनाते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब मैंने इसको पढ़ा, एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को, मुझे यहाँ कहीं बैलेंस शीट नहीं मिली। मुझे किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट की भी बैलेंस शीट नहीं मिली। तो जब तक आपके पास आज गवर्नमेंट बोलती है या गवर्नमेंट कहती है कि पब्लिक या बिजनेसमैन या एनजीओ अपना हिसाब रखें, अपना टैक्स पूरा करें, लेकिन आप समझिए कि गवर्नमेंट का हिसाब किधर है। आज भी गाँवों के अंदर पंचायत घर नहीं है, रोड नहीं है, हेल्थ नहीं है। तो आप बताएंगे 12-13 पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी भारत देश के अंदर, तो आज तक क्या इसके लिए कोई पैसे का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। आप जाकर के योजना आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, आप जाके 60 साल के बजट निकालिए, 10-10 बार, 12 बार, 15 बार पैसा बजट से दिया गया है। लेकिन क्योंकि उसकी कोई जो मेरा कॉन्सेप्ट है मनी अकाउंटिंग अकाउंटेबिलिटी, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं थी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की अकाउंटेबिलिटी या मतलब उसकी जवाबदेही नहीं। तो इस वजह से ये सारी समस्याएं आ गई हैं। मैं इसको और भी विस्तार में बताऊंगा। मैं इसके लिए आपको अगले ऐसे ही आता रहूँगा आप लोगों के सामने और विस्तार से इस पर आगे चर्चा करेंगे कि इसके लिए और क्या समाधान आगे हो सकते हैं। धन्यवाद।